नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त पर दिए गए भाषण की। और उस भाषण में जो एक तरह से सवाल हैं, दिक्कतें हैं और उसके जो ख़ास बातें हैं। मेरे साथ हरकारा टीम के ही साथी हैं राजेश चतुर्वेदी। राजेश, आपका स्वागत है इस चर्चा में। और पहली बात तो ये कि हम जब सुनते हैं 15 अगस्त के भाषण को बहुत बड़ा तो मानते हैं और ये समझते हैं कि ये काफ़ी एक तरह की निर्णायक बात है और जहाँ पर दरअसल इस देश का लोकतंत्र, देश का प्रधानमंत्री की आवाज़ में बात कर रहा होता है। तो पर ऐसा क्या है इस भाषण में जो आपको आगे याद रह जाएगा? देखिए, एक तो उन्होंने जो है 12, जैसा कि आपने बताया, 12 भाषण दिए हैं लाल किले से। और उनमें भी ये जो कल का मैंने 15 अगस्त का इस बार का जो भाषण था वो सबसे लंबा था, सबसे बड़ा भाषण था। मतलब टाइम के लिहाज से, समय के लिहाज से 103 मिनट वो बोले। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो इसमें देख पा रहा हूँ कि बातें तो उन्होंने, जैसा कि अब 103 मिनट लिया है वक्त, तो बातें तो बहुत कही उन्होंने। लेकिन दो चीजें इसमें हैं। एक तो ये कि उनका जो भाषण था वो पूरी तरह से राजनीतिक भाषण, माने वो लगा एक बार फिर से कि वो मतलब पॉलिटिकल दृष्टि से ही अपनी बातें रख रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे पूरा भाषण तो दो चीजें उसमें मुख्य रूप से निकल के आती हैं। एक तो ये कि एलानिया तौर पे माने जो घोषणा उन्होंने की वो ये की कि जीएसटी में हम बहुत राहत देने वाले हैं और इस मरतबा दीपावली आप लोगों की बड़ी अच्छी मनने वाली है और भारी छूट देंगे। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। और उन्होंने समय भी बताया कि साहब दिवाली पे देंगे, मतलब नवंबर के आसपास देंगे। और नवंबर में हम सबको मालूम है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और वहां जिस लिहाज से एसआईआर चल रहा है, चुनाव आयोग लगा हुआ है एसआईआर कराने में, और पूरे देश में मतलब एसआईआर को लेकर के बड़ी हलचल है, चिंताएं हैं। तो एक तो उन्होंने ये एक राजनीतिक लिहाज से एक ये ऐलान किया उन्होंने। दूसरा, उन्होंने इसी ऐलान में आप एक बात और रख सकते हैं कि भाई उन्होंने एक 1 लाख करोड़ का एक कोई बजट तैयार किया है जिसमें कि बेरोजगारों को जो है रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो फिर अगेन ये जो है ये राजनीतिक मामला है पूरा, क्योंकि वो 11 साल उनको हो चुके हैं और उन्होंने जो, जैसा हम लोगों को याद है कि हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, ये उनका वादा अपनी जगह कायम है। तो अगर आप जोड़ें 11 साल में 2 का गुणा करें अगर, तो 22 करोड़ रोजगार लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। मगर बावजूद इसके, भाई वो उसका तो जिक्र करेंगे नहीं, वो कि जो उन्होंने कहा था वो कितना हुआ उसका, मतलब जो पहले शुरू में वो ये कहते रहे हैं कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे। तो ऐसे रिपोर्ट कार्ड वाली कोई चर्चा तो हुई नहीं, ना कोई ऐसी बात हुई। खैर, एक तो ये जो घोषणाएं की उन्होंने, एक जीएसटी की, जिसको कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने बार बार उसको उसको एक नया नाम दे रखा था, गब्बर सिंह टैक्स है ये। और गब्बर सिंह टैक्स के नाते उन्होंने तमाम सारी चीजें जो है वो कहते रहे राहुल गांधी।
और परोक्ष रूप से अगर आप देखिए तो राहुल गांधी की ही इस बात को उन्होंने मतलब लिया है, राहुल गांधी को उन्होंने स्वीकार किया है उस मुद्दे को। और ये हम पहले से देखते रहे, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स का मामला हो, वो आपको याद होगा कि वो भट्टा परसोल वगैरह तक राहुल गांधी पहुंचे थे, उसके बाद वो जो कानून वापस ले लिए थे मोदी जी ने, और फिर वो किसानों के कानूनों के मामले में भी यही हुआ। तो खैर ये हो गई घोषणा। और दूसरा उन्होंने जो बात रखी जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि साहब उन्होंने मतलब आरएसएस की तारीफ की, तारीफ नहीं की है, उसको जो है उन्होंने मतलब एक तरह से लेजिटिमाइज कर दिया उन्होंने, उनको जो है उसको ये वैधता प्रदान कर दी आरएसएस को, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिस पर जो है देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था। और वो बैन क्यों लगाया था? महात्मा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने ये कार्रवाई की थी। और उनके तमाम चीजें जो है वो हिस्ट्री में, इतिहास में, किताबों में पढ़ाया जाता है, वो दर्ज है, वो सारी बातें, वो पूरा घटनाक्रम दर्ज है। इसके बाद भी संघ पे प्रतिबंध लगा है। उस संगठन की उन्होंने 100 साल जो होने जा रहा है संघ को, उसकी उन्होंने तारीफ की और उसको जो है लाल किले से प्रधानमंत्री के रूप में वैधता प्रदान कर दी उन्होंने कि साहब जो है ये जो संगठन राष्ट्र के निर्माण में मतलब वो जो निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, सेवा के साथ और अप्रतिम अनुशासन के साथ जो है 100 साल से लगा हुआ है। और उन्होंने इस 100 साल के दरमियान जितने स्वयंसेवक हुए हैं उन सबको याद किया और एक ठप्पा लगा दिया और एक तरह से उन्होंने मतलब उपहार दिया ये संघ को, गिफ्ट दिया है संघ। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। ये भी उनका जो है एक पॉलिटिकल एंगल से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दो चीजें मुझे लगता है कि बाकी तो फिर उन्होंने देखिए अपने स्पीच में ना तो मतलब चाइना का कोई इस तरह का जिक्र किया है जैसा कि वो करते रहे हैं कालांतर में, वो लाल आंख से लेके और ये आंख और वो आंख सब तो कुछ नहीं। उन्होंने एक जनरल बात कही कि साहब हमको जो है उसमें आप चाइना, अमेरिका और ये जो टैरिफ का जो मसला चल रहा है, और हम डोनाल्ड ट्रंप ने जो 30 बार 32 बार जो क्लेम किया कि साहब हमने पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच सीज फायर कराया है और हम अगर चाहें दोनों पक्ष तो हम कश्मीर के मामले में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। और फिर सबसे पहले दुनिया में ट्रंप ने ये बताया कि हमने भारत पाकिस्तान की लड़ाई जो है सुलझा दी है। इन सारी मुद्दों पर माने वो चाहते तो ये कह सकते थे कि भाई कश्मीर हमारा है और इसमें कोई तीसरा पक्ष, जैसा कि ट्रंप साहब ने इच्छा व्यक्त की थी, ऐसी किसी की इच्छा का कोई हम ख्याल नहीं करेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे, ये सब बातें कही जा सकती थी। और जो ट्रंप ने जो है वो पाकिस्तान के जो सेना के प्रमुख हैं उनको लंच दिया और पाकिस्तान को लेकर के जो रवैया बदला है अमेरिका ने,
तमाम बातें वो कर सकते थे, चाइना को लेकर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको उसका जिक्र नहीं किया, उसको नहीं छेड़ा। उसको एक सामान्यीकरण करते हुए ये कहा, उसमें कांग्रेस को भी समेटते हुए, कि भाई हमको अपनी लकीर बड़ी करनी है, हमें दूसरे की लकीर छोटी नहीं करनी है। उसमें सब आ गए, कांग्रेस भी आ गई, विपक्ष भी आ गया, अमेरिका आ गया, चाइना आ गया, तमाम लोग आ गए, पाकिस्तान आ गया। मतलब उनका जो भाव भंगिमा थी, जो बॉडी लैंग्वेज था, वो ये बता रहा था कि वो मतलब जैसे होता ना, संघ को भी उन्होंने इसी ढंग से मतलब किया कि भाई लीजिए, अब आपको और क्या चाहिए, मतलब हम ये कर दे रहे हैं। मतलब जैसे वो एक गुरुकुल को उन्होंने एक अपनी वो दे दी, दक्षिणा दे दी, एकदम उपहार दे दिया कि भाई ये लीजिए, अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप ये देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 6 साल में 6 भाषण दिए, तो जिक्र किया क्या? आरएसएस का कभी जिक्र नहीं किया। तो अच्छा, इसी के बरक्स वो उस पर भी हमको बात करना चाहिए, गौर करना चाहिए कि वो जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का जो विज्ञापन आया है, नहीं, मतलब और भी 15 कई अगस्त सारी बात। एक तो ये कि उसके जस्ट पहले वो महात्मा गांधी की राजघाट पे उनको फूल चढ़ाने गए और उसके तुरंत बाद आके उन्होंने आरएसएस पे प्राण प्रतिष्ठा कर दी। एक तो यही अपने आप में दोहरी राजनीति, तो जो भी है राजनीति शायद चतुराई की कही जाएगी, पर मापदंड साफ साफ दोहरे दिखलाई पड़ते हैं इसमें। दूसरी बात, वो किसानों की सडनली बहुत एकदम से एकदम सरमाएदार होने की कोशिश है। जब से ट्रंप ने बात की है, तो आज भी उन्होंने 15 अगस्त को भी जो भाषण दिया, तो उन्होंने तब भी ये कहा कि हमें किसानों के हित पे जो है, हालांकि 600 किसान जब मरे तो कथित तौर पर उन्होंने कहा कि क्या वो मेरे लिए मरे, और जिसका सत्यपाल मलिक ने जिक्र किया है खुलेआम। रोजगार को लेकर भी तो एक तरह से उन्होंने जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसके बिंदुओं को अब वो अमल कर रहे हैं, साथ में ये कोसते हुए कि पहले कुछ नहीं हुआ। तो ये जो उनका एक लगातार रहता है कि पहले कुछ नहीं हुआ, और जो भी कुछ हुआ है इन 11 सालों में हुआ है, पर इन 11 सालों में जो हुआ है वो उसके बारे में इस तरह से बात कर रहे होते हैं जैसे कि वो प्रधानमंत्री नहीं हो इस देश के, वो इस देश के प्रधानमंत्री की कंसल्टेंट हैं, कि उसको ये सब मैं करूंगा और ऐसा मुझे करना चाहिए, देश को करना चाहिए, पर जो मैंने अभी तक 11 सालों में किया है उसकी जवाबदेही, चाहे वो सुरक्षा के मामले में हो, चाहे कूटनीति के मामले में हो, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में हो, उसकी जवाबदेही वो कभी लेने को तैयार होते दिखलाई नहीं पड़ते। तो ये एक गजब का एक जिसको कहते हैं कि पतली गली से निकलना जो होता है, कि इस तरफ भी ये भी सब ना कहना पड़े और मैं जिनको बुरा कहना है, जिनको अच्छा कहना है वो कह भी लूँ, और एक रस्म अदायगी की तरह ये हो जाता। तो मुझे इसलिए भी लगता है कि लोग इसलिए 15 अगस्त के भाषण को अब जो है गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि आपके जो शब्द हैं, वो शब्द का वो अपने मतलब बहुत तेजी के साथ खोते चले गए हैं इस बीच। और इसलिए आप जहाँ से जो भी बोलेंगे, चाहे आप चाहे वो पहलगाम के बारे में बोल रहे हों, या सिंदूर के बारे में बोल रहे हों, या चीन के बारे में बोल रहे हों, या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोल रहे हों, उन शब्दों का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उनको ओन नहीं करते। नरेंद्र मोदी इस बात को ओन नहीं करते कि उन्होंने ही जाके कहा था आपकी बार ट्रंप सरकार, और जब ट्रंप उनकी रोज आज भी जब वो पुतिन से बात करने के पहले उसने कहा कि हाँ मेरे कहने पे, मैंने जैसे ही कहा तो उन्होंने रूस से तेल लेना रोक दिया। तो हम न तो साफ साफ खुल के उसका खंडन कर पा रहे हैं, न हम अपनी स्थिति स्पष्ट कर पा रहे हैं। हम बुली हो रहे हैं एक बहुत ही बदमिजाज और बेहुदे अमेरिकी राष्ट्रपति से, और हम सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ तिलमिलाहट के अलावा और कोई जिसको कहते हैं भाव हमारे बीच दिखलाई नहीं पड़ता है। तो ये अपने आप में दिखलाता है कि वो कितनी मुश्किल में है। पहले भी मैंने डीप डाइव में बात की इस बारे में कि वो किस तरह की मुश्किलों में फंसे हुए हैं, जिनकी बहुत मेरे ख्याल से तो नींद भी कितनी मुश्किल से आती होगी। उनका स्पीच राइटर भी वो सब शायद नहीं लिख पा रहा, जो कि उनके मन की बात है। दरअसल जो है उनकी मन की बात उनका स्पीच राइटर नहीं पढ़ पा रहा अब जो है, शायद जैसे नहीं तो इतना लंबा भाषण और इतना पनीला और इतना बेअसर भाषण देने की क्या जरूरत थी, उसमें इतना टाइम भी क्यों लगाया फिर नरेंद्र मोदी ने। पर ये जो बड़ी बात ये है कि ये जो फिर जो
घूम के बात आती है कि वो जो सवाल जिस पे मोदी जी ने नहीं बोला वो कौन कौन से थे, वो जो मुद्दे थे जिन पे उनको बोलना चाहिए था। ये एक निर्णायक साल था, हम युद्ध छिड़ चुके थे पाकिस्तान के साथ। हमारे कश्मीर में जो आए और गए और जिन्होंने लोगों को मारा उनके बारे में अभी तक हमें कोई स्पष्टता नहीं है। युद्ध में क्या कैसे हुआ उसमें जो भी हमारे लोग बोल रहे हैं वो भी बिना सबूतों के बातें कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे नहीं हो पा रही है। तो एक खासा मुश्किल का दौर है, और खास तौर पे जब हम इस तरह से देखते हैं कि पूरे इकोनॉमी में खास तौर पे न तो रोजगार बढ़ रहे हैं, गरीबी घटने का तो सवाल ही नहीं उठता। 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, 28-29 करोड़ शायद मनरेगा के कार्ड होल्डर हैं, और ऐसा देश जो 11 साल से जिसको नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, तो उसमें उसका हासिल क्या है? तो इन सवालों पे जो है कि जो उन्होंने बात नहीं की, जिनसे वो बच गए। हाँ, वो देखिए, वो जब अगर इस सवालों पे बात करेंगे तो फिर वहां फिर जवाबदेही का सवाल भी पैदा होगा ना। अब जैसे उन्होंने वो घुसपैठियों की चर्चा की कि साहब, जो घुसपैठियों की एक जो समस्या उन्होंने उठाई अपने भाषण में, तो अब घुसपैठियों की जो समस्या है वो अल्टीमेटली उसमें किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है? तो इसलिए देखिए, उन्होंने भी बड़े उससे उसको उठाया है, क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि बिहार और फिर जैसे झारखंड के चुनाव में इस मसले को उठाया गया था, और बिहार में चुनाव आने वाला है, इसके बाद बंगाल में चुनाव आएगा, और बंगाल को लेकर के घुसपैठियों का जहाँ तक सवाल है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रहा है, टसल चल रहा है। वो ममता बनर्जी पहले दिन से इस बात को उठा रही है कि भाई, घुसपैठियों की जिम्मेदारी तो गृह मंत्रालय के अधीन है और उसका काम अमित शाह देखते हैं। तो इस सवाल पे भी जो है, मतलब अगर वो इस पे तूल देंगे तो फिर उनसे ये पूछा जाएगा, तो पहलगाम का भी सवाल उठेगा ना, कि भाई पहलगाम में जो है 3 आतंकवादी आते हैं और 26 नागरिकों की हत्या करके और चले जाते हैं। मतलब हालांकि आपने दावा किया है कि बताया है, देश को बताया है संसद में कि हमने उनको खत्म कर दिया, लेकिन वो आए, मार के चले गए। इसके पहले जब खत्म करने का भी कोई सबूत, कोई पुष्टि उस तरह से तो नहीं है, कोई उसका साफ साफ कुछ नहीं है। आपका दावा है कि आपने ऐसा कर दिया, आपके दावे बहुत सारे हैं, पर उसमें जैसे कि अब हम कहते हैं घुसपैठिए हैं, तो घुसपैठिए कितने हैं इस देश में? आपके पास क्या आंकड़ा है? अगर आंकड़ा है तो आप देश को बता क्यों नहीं रहे कितने घुसपैठिए, कितनी बड़ी समस्या है ये? क्या ये इतनी बड़ी समस्या है 140 से 150 करोड़ लोगों के देश में? क्या वो 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ घुसपैठिए हैं इस देश में कि वो इतनी बड़ी समस्या है कि जिसके बारे में आपको लगता है कि आपको 15 अगस्त के भाषण में उसके बारे में इतनी लंबी चौड़ी तकरीर जो है बोलनी चाहिए? और अगर है तो भाई साफ साफ बताओ, बता भी नहीं रहे देश को कितने घुसपैठिए हैं यहाँ पे, कहाँ पे कितनी समस्या है, कितना उसकी। क्योंकि ये जो भाषा है, ये हम भाषा सिर्फ भारत में नहीं है, ये भाषा डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका में अमेरिकियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे लगातार, ये यूरोप में इस तरह की बात चल रही है। समय घुसपैठिया कोई सिर्फ भारत का, ये अपना हमारा क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी का कोई अपना एक नॉवेल्टी वाला आइडिया नहीं है। ये आइडिया तो सारे लोग जो तानाशाही, लोकतंत्र के नाम पे जो तानाशाही करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब लोग इस बारे में बात करते हैं। तो पर ये कि अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप बताएं कि भाई कितने घुसपैठिए हैं, क्या घुसपैठिए हैं, आप क्या कर रहे हैं उसके लिए, आपने उनके साथ क्या किया, और आपने वो कितने अपराध कर रहे हैं, और आप तो आपकी सारी प्रणालियां संदिग्ध हो जाती हैं उस सवाल के साथ, पर वो आप बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ एक, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है डॉग विस्लिंग करना, जो कि जिसमें जैसे उन्होंने कहा था कि ये वक्फ ठीक से काम करता तो इनको पंचर नहीं लगाना पड़ता। जब आपने ये कहा कि क्या बोलते हैं, ये जो अभी आपने ये कहा कि घुसपैठिए आ गए हैं बहुत सारे, और इसका तो भैया किसका काम था? कौन है चौकीदार? देश का इंचार्ज कौन है? और वो इंचार्ज अगर कोई है तो उसकी जवाबदेही क्यों नहीं है? और अगर जवाबदेही तो उसकी कोई सजा क्यों नहीं है? दिलचस्प बात ये भी है कि इस सितंबर में नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं, और जाहिर तौर पे इस भाषण से एक ये भी बात सामने है कि वो अभी जाने वाले नहीं है, जैसा कि कई लोग कयास लगा रहे थे, और ऐसी एक दबी छुपी जैसे कि बुजुर्गियत भरी सलाह जो है
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष प्रमुख भी दे रहे थे कि 75 साल का होने के बाद शॉल ओढ़ लेना चाहिए। तो एक तो शायद ये भी बहुत साफ है इस भाषण में कि वो अभी जाने वाले नहीं हैं और ऐसा उनका मन नहीं है। बाकी जो भी उनकी पार्टी और उनकी सरकार और उनका संघ जो है उसके बारे में पता नहीं क्या सोचता है, और उनके लिए वो एक अपवाद की तरह जो है शायद उसको छोड़ देगा इस बात की, हाँ इस सवाल पे बात शायद नहीं होगी। नहीं, ये तो खैर उन्होंने, ये तो बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने मतलब संघ को, जहां तक संघ का संबंध है, संघ को उन्होंने अपना एक दे दिया है कि भाई अब, और यही सोच के दिया है कि अब ये मतलब आखिरी है, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। मतलब जो लाल किले से जो संघ पे उन्होंने संघ की स्तुति की है, उसका स्तुति गान किया है, तो वो मतलब वो एक तरह से यही है कि अब ये रखिए और हमको काम करने दीजिए, हमको बने रहने दीजिए। और उन्होंने बता दिया है कि मतलब संघ अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे, अपने ढंग से करेंगे, यही है उसका, उसके मायने यही है। और वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये 75 साल को लेकर के जो भी क्यास लगाए जा रहे हैं, वो सब जो है गलत साबित होने वाले हैं। मोदी जी 2029 तक रहेंगे, बल्कि अमित शाह ने तो पहले ही बता दिया है कि वो मतलब 75 साल की उम्र का जो फॉर्मूला तथाकथित बीच में निकाला गया था, जिसकी आड़ में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता घर बैठा दिए गए, वो उन पे लागू नहीं होगा मोदी जी पर। ये अमित शाह कह चुके हैं, ऑलरेडी कह चुके हैं, तो इस पे तो बहस होनी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने जो है संघ को एक तरह से ये जता दिया है कि भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि हम मतलब आपको स्वीकार करते हैं, और हम इसी गुरुकुल से निकले लोग हैं हम लोग, तो इसको भुलाया तो नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने, देखिए आपकी संघ के समर्पण, सेवा, अनुशासन, त्याग और इस सब की बात की है। उन्होंने एनजीओ कहा है, एनजीओ जो है दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। तो साहब 100 साल पुराना मतलब संगठन है, एनजीओ है, और आप लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं, बल्कि एक तरह से आज की डिजिटल दुनिया में तो पूरी दुनिया को आप बता रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं। तो ऐसे मौके पर, ऐसे मतलब स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आप एक संगठन की तारीफ तो कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उसका स्तुति गान कर रहे हैं, लेकिन एक नाम आप नहीं ले पा रहे हैं कि जिसने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में, जबकि वो स्वाधीनता दिवस समारोह है और आप जो है उस प्राचीर से संबोधित कर रहे हैं राष्ट्र को, एक नाम उन्होंने नहीं लिया। वो जो जिसका विज्ञापन का जिक्र किया हमने, वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का, उसमें तो फोटो है, लेकिन उन्होंने नाम नहीं किया। ऊपर है, वो नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि नाम है नहीं। भाई अगर नाम होता तो अब महात्मा गांधी को, मतलब आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में शायद या किसी कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा था कि ये तो चतुर बनिया है। भाई महात्मा गांधी तो ठीक है, मोदी जी समेत तमाम लोग जो है जब बाहर जाते हैं तो मतलब बुद्ध का देश और बापू का देश और ये और वो सब तमाम बातें होती हैं, लेकिन भाई यही तो आकर के मामला जो है विरोधाभासी और अंतर विरोध से भरा हुआ मिलता है। मतलब कि आप जब परदेश जाते हैं और फिर जैसे आप सुबह वहां गांधी जी की तो उस पे जाते हैं, मतलब स्मृति स्थल पे जाते हैं उनकी, और फिर जो है आप तस्वीर जो है सावरकर की गांधी जी के ऊपर लगा देते हैं। ये क्या है? मतलब राष्ट्रीय ध्वज, और वो जो सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने मतलब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की मतलब पदवी दी या उनको कहा, नाम दिया राष्ट्रपिता, वो सुभाष चंद्र बोस जो है वो विज्ञापन में बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं छोटे से, और सावरकर जी सबसे ऊपर टॉप में। वो सावरकर भाषण में आरएसएस का नाम लेने से ही मतलब ये साफ हो जाता है कि हम उन सारे लोगों को दरअसल उनकी शहादत का सम्मान तो शायद हम नहीं कर रहे, हम उनका अपमान ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग भी जेल गए, जो लोग भी संघर्ष किया, जो लोग दरअसल शहीद हुए, जो लोग फांसी पर लटके, जिनको गोलियां मारी गई, उन सबको हम दरअसल दरकिनार करके एक ऐसे संगठन को
ऊपर बताने लगते हैं, जिसकी भूमिका आज़ादी के संघर्ष में लगभग थी ही नहीं, लगभग भी नहीं, थी ही नहीं। तो उसको जब हम बड़ा बताने लगते हैं, तो ये अपने आप में दिखलाता है कि हम कितने एहसान फरामोश हैं उन सारे लोगों के प्रति, जो लोग देश की आज़ादी के लिए लड़े, जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं माँगी, जिन्होंने अंग्रेज़ों से पेंशन नहीं ली और जिन्होंने देश को हिंदू-मुस्लिम करने में अपना जो है ज़हर नहीं फैलाया और उन्होंने देश को एक रखने की कोशिश की और उन्होंने बजाय जैसे कि पाकिस्तान बना तो वो एक धर्म के आधार पे बना, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस देश को सेक्युलर और एक तरह से समान नागरिकता वाला देश बनाए रखने की पूरी कोशिश की। तो दरअसल जब हम इस तरह से जब बातें कर रहे होते हैं, हालाँकि सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इस भाषण को कोई बहुत अधिक गंभीरता से नहीं लेगा इवेंचुअली, इसको याद नहीं रखा जाने वाला। पर उसमें ये जो कुटिल चतुर कोशिशें हैं कि हम इसको सोचते हैं कि ये इस बहाने हम उन सबको फ़ोटोशॉप कर दें और एडिट करके हम एक नया ऐसी समझ बनाएँ जिसमें कि आपकी भूमिका जो थी वो ज़्यादा ऊपर या महान थी उन लोगों की तुलना में, जो लोग सचमुच इस देश के लिए लड़े, मरे और जो लोग सड़क पे उतरे और जिन्होंने दरअसल बहुत सारे खतरे उठाए। उन लोगों की तुलना में जो सिर्फ़ एक तरह से सुविधाभोगी रहे और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर दरअसल फूट करो और राज करो, फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पे आप चले। दूसरा जो एक और चीज़ जो हुई कि एक साहब हैं प्रोफ़ेसर वी के त्रिपाठी, वो सत्याग्रह करने गए कल के दिन राजघाट पे। तो वो गांधीयन हैं और वो हर जगह जाके अहिंसा के पक्ष पे वो करते हैं। तो उनको दिल्ली पुलिस ने वहाँ से भगा दिया। तो हम ऐसा देख रहे हैं इस देश को कि जहाँ पे जो गांधीवादी हैं, जो गांधी के मूल्यों पे काम करते हैं, जो लोग शांति की बात करते हैं, जो लोग अहिंसा की बात करते हैं, उनके साथ और वो एक पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, कोई वो एक आवारा बजरंगी या कांवड़िए नहीं है जो जिस पर हमारी सरकारें फूल बरसा रही होती हैं। वो एक पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं जो एक ज़िम्मेदारी के साथ वो चाहते हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं और वो एक शांति के लिए वहाँ पे उपवास करने गए तो उनको वहाँ से पुलिस ने भगा दिया। वहाँ पे नरेंद्र मोदी जा सकते हैं और वो आराम से अपना फूल कर सकते हैं, उसके बाद जाके वो आरएसएस की बढ़ाई भी कर सकते हैं। तो हम एक बहुत ही अजीब विचित्र एक हालत में इस देश को देख रहे हैं जिसके शीर्ष पे मोदी जी बैठे हैं और वो अपनी इस तरह की जो बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब देखा जाए तो बहुत सारे अंतर्विरोधों से भरी हुई है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या हम सब लोग इस प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और अगर हम उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो क्या हम उसके बारे में चुप रहें या हम उसको हाईलाइट करें या उसको हम रेखांकित करें? इसको हम किस तरह से देखते हैं राजेश, इस बात को? नहीं, देखिए लोग तो देखते हैं चीज़ों को निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है कि लोग जो है सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ पहले से बैठी हुई है और हर आदमी इतिहास से भी देखता है। खास तौर पे प्रधानमंत्री के जब भी 15 अगस्त पर जो भाषण होते हैं या होते रहे हैं लाल किले से, तो उसको इस रूप में भी देखा जाता है कि आप उसको किस अंदाज से पेश कर रहे हैं। माने एक जो ये लगना चाहिए कि कोई स्टेट्समैन जो है भाषण दे रहा है। एक स्टेट्समैन का भाषण देना अलग होता है और एक राजनेता का भाषण देना अलग होता है। तो मोदी जी ने जो मतलब भाषण दिया है, ये बार का जो 12वां उनकी तकरीर हुई, वहाँ से तहरीर हुई है, भाषण हुआ है, वो मतलब वही मैंने कहा ना कि राजनीतिक ज़्यादा है और उसमें भी वो बड़े मतलब अपने आप को संकुचित करते हुए, अपने आप को कई सारी चीज़ों से बचाते हुए, वो जो हॉकी में होता है ना कि जब वो बॉल को जो है वो क्या ड्रिबलिंग की जाती, क्या होता है वो शब्द, तो वो जो है हाँ, उस तरीके से जो है इन्होंने अपने आप को मतलब जल्द करके, बचा करके चीज़ों को रखा। चाहे वो मतलब आप देखिए ना ये जो बेरोज़गारी वाला जो मसला है, बेरोज़गारी वाला जो मसला है, वो उसमें सीधे-सीधे सवाल उनसे पूछा जाता है भई, उनसे पूछा जा रहा है और सवाल ये उठाया जा रहा है
कि आप मतलब वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी पिछले हफ्ते जो कहा था कि डेड इकोनॉमी वाली बात की थी, उस पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं कि नहीं साहब, ये जो हमको डेड इकोनॉमी बोला जा रहा है, इसमें इस बारे में भी उन्होंने कोई मतलब संतोषजनक बात रखी नहीं है, उस ढंग से कहा नहीं। उन्होंने बेरोजगारी को जो रखा है कि साहब हम इतना पैसा इस पे खर्च करने वाले हैं, तो वही सवाल है ना फिर कि वो कहाँ गए, वो मतलब 2 करोड़ रोजगार हर साल। तो ये उनसे पूछा जाएगा और पूछा जा रहा है, पूछा जाने लगा है, लोग इसकी बात करने लगे हैं कि भाई यही तो फिर बात है कि आपकी जब आप ये कहते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और हमारी मतलब अब वो सारा जो आप कर्जा ले रखा है आपने, कर्ज की स्थिति 2014 में क्या थी और आज क्या है, वो सब सारी चीजें भूल जाइए आप, और हमारी जीडीपी की स्थिति वो सब भूल जाइए। आप ये याद रखिए कि हम साहब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले, और आप इसके बरक्स जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, और अब आप जो है 2025 में ये ऐलान कर रहे हैं कि हम 1 लाख करोड़ का बजट इस बात के लिए रख रहे हैं कि लोगों को काम धंधा मिले, नौकरी मिले, रोजगार मिले, और हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। और तो फिर हम मतलब ये चुनाव में कितना जाके फिर चुनाव में जाके बोलेंगे तुम बाकी लोग रेवड़ियां बांट रहे हैं, हम जो है आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। कि आत्मनिर्भर जैसे भारत नरेंद्र मोदी का बनाया हुआ है, जहाँ पे 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, और ये इसमें इतने लोग मनरेगा वाले कार्ड होल्डर हैं जिसको लेकर आप दरअसल वो मतलब वो लोग, ये लोग हैं जो लोग काम मांग रहे हैं आपके पास, काम देने को नहीं है उनके पास, जो है ये दरअसल ये एक हकीकत है। तो ये ये बड़ा विरोधाभासी है ना भाई। आंकड़े, आपके जो डेटा है, आपका जो डेटा है, आपके जो आंकड़े हैं कितने विरोधाभासी हैं कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि साहब हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर निकाल दिया, गरीबी रेखा, हम लोगों ने सुना था ना अभी कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया गया है, और इतने लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं। कितना विरोधाभासी है। हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं और इतने लोग बेरोजगार हैं, और इतने लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए हम इंतजाम करने वाले हैं। ये कितना विरोधाभासी है भाई। अगर अगर आप किसी के घर में खाना भरपूर है और आप उसको जो है 5 किलो की थैली रोज पहुंचाए हैं, तो ये मतलब क्या तमाशा है। ये कौन सी अर्थव्यवस्था है ये मतलब। तो ये सारी चीजों को देखा जा रहा है, लोग महसूस करते हैं, इसमें बात करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों की भी एक आदत होती है कि जब तक मिल रहा है, मुफ्त माल बेरहम वाली बात है, मिल रहा है लोग ले रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो स्थिति है वो लोगों को वो हिट कर रही है। वो जो सवाल है वो परेशान कर रहे हैं, क्योंकि असलियत में स्थिति अलग है। तो इसमें जो फिर घूम के बात ये आती है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस समय कि एक तो ये जो टैरिफ को लेकर जो बोलना चाहिए था या ट्रंप को जो जवाब देने थे वो नहीं दिए गए। दूसरा, भारत ये भी साफ साफ नहीं किया उसको चीन के साथ जो दबे छुपे जो है वो नीतियां बना रहा है। उनके विदेश मंत्री यहाँ पे आने वाले हैं, हमारी उनके लोगों को वापस हम उनके साथ सौदे करने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी उनसे जाके मिलने वाले हैं। तो इन चीजों पे हम बात नहीं कर रहे। अभी भी हमारा फिक्सेशन जो है हमको मिला के जो हमसे जो जो बन पड़ता है, हम बार बार घूम फिर के पाकिस्तान की बात करते हैं, और पाकिस्तान के जरिए हम अपने देश के मुसलमानों को बार बार जलील करने की कोशिश करते हैं, जो कि उन्होंने घुसपैठ या जो डॉग वेस्लिंग फिर से की, वो उसका और कोई और निशाना नहीं था उसका। ये भी समझने की बात है साफ साफ तौर पे। तो ये भी एक गजब की बात है कि अगर हमारे पास हम कहें कि एक मजबूत नेता है और उससे इस बात का बहुत भरोसा है कि हम ये देश अपने पाँव पे अपने बूते बिना किसी महाशक्ति के सहयोग के खड़ा हो सकता है, जो कि अपने आप में मतलब कहना चाहिए कि खासी पेचीदा बात है आज के ग्लोबलाइज दुनिया में, पर वो भी ये बात साफ साफ नहीं कह पा रहा। हालांकि यही सब शर्तें जब ब्राजील के ऊपर लगाई गई तो वो भाषण सुनने आए थे जो कि वहाँ के राष्ट्रपति लूला ने पब्लिक में आके दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो आप हमारे क्या बोलते हैं डिग्निटी या गरिमा को जो है नहीं छू सकते, आप जैसा करेंगे हम भी पलट के आपके साथ ऐसा करेंगे। चीन ने भी अमेरिका के साथ वैसा ही किया और उनको
ट्रंप नरम पड़ गए उनके सामने। ट्रंप लगातार धौंस दिखाए जा रहे हैं आपके साथ, जिनका चुनाव प्रचार नरेंद्र मोदी ने जाके किया था, और वो इस बात को न तो शायद उगल सकते हैं, ना वो निगल सकते हैं इस बात को कि आप किस तरफ हैं, ये साफ ही नहीं है अब आपके पास। ये एक अपने आप में बहुत मुश्किल और दरअसल शर्मिंदगी भरी भी, और ये उनको एक तरह से खासा एक तकलीफ वाली जगह पे लेके आ जाती है, और वो उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, जबकि देश ने उनको जनादेश नहीं दिया था। जनादेश उन्होंने अपनी अपनी मजबूत नेतृत्व के नाम पे मांगा था। जब वो 11 साल 12 साल पहले जब वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जो है बहुत ही जो है धर्म है आदमी, और फलाने निकल, मैं बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हूँ। पर अब ये देखने वाली बात है कि 11 साल बाद उनकी चूं ना तो चीन के बारे में निकल रही है, ना वो ट्रंप के सामने निकल रही है, जिसके बारे में उनको भाषण में कुछ तो बोलना चाहिए। नहीं, वो अपनी पुरानी बातों को मतलब उसका तो जिक्र करते ही नहीं है वो, क्योंकि वो पुरानी बातों का जिक्र करेंगे, उनको मालूम है कि अगर पुरानी बातों का जिक्र करेंगे तो वो फंसेंगे, मतलब उन पर फिर सवाल उठेंगे और तमाम तरह की जो है चीजें उनसे पूछी जाएंगी और फिर उसका जवाब वो दे नहीं पाएंगे। अब वो किसानों का आप देख लीजिए ना, किसानों के मामले में उन्होंने ये कहा कि हम जो है थोड़ा समय तक किसानों की आय को हम दोगुना कर देंगे, डबल कर देंगे। और अभी जो ट्रंप के साथ जो चल रहा है उसमें उन्होंने अपने को एक पीड़ित की तरह पेश किया ही ना किसानों के बीच, कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसानों के मामलों में समझौता नहीं करूंगा, और मतलब चाहे मुझे व्यक्तिगत नुकसान हो जाए, व्यक्तिगत क्षति हो जाए। तो ये क्या है, ये मतलब आप जो है वो किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला, उसमें 600 किसान 700 किसान उसमें मारे गए, और फिर उसमें आप जो है अभी तक एमएसपी जो गारंटी की बात जो चल रही थी, जो वार्ताएं चल रही थी, आप उनको एमएसपी गारंटी नहीं दे पाए हैं अभी तक। डबल छोड़िए, वो एमएसपी का के लिए वो संघर्ष कर रहा है किसान, उसको जो पैसा मिल रहा है आप दे रहे हैं नगद इमदाद, वो कितने में खर्च हो जा रही है, कितने दिन चलती है, जरा किसान से पूछिए आप। तो वो पुरानी बातों पे तो करेंगे नहीं। अब वो नोटबंदी का आप देख लीजिए ना, नोटबंदी पे उन्होंने क्या कहा था नोटबंदी के बाद, किसान मुझे 50 दिन दीजिए आप, उन्होंने लोगों से ये कहा था, और बड़े मतलब बड़े ही मतलब भावुक होते हुए कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए और जो सजा देश चाहेगा वो मुझे देगा। क्या हुआ साहब उन 50 दिनों का, और वो जो चीजें गिनाई गई थी कि ये उसमें हो जाएगा नोटबंदी के बाद, तो वो पुरानी बातों पे तो वो करते ही वही है, नहीं। वहीं पर लौट रहे हैं कि फिर आपके शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, उनके अर्थ नहीं, क्योंकि आप जो कहते हैं आप खुद ही उसको मानने को तैयार नहीं है, आप खुद ही उसको जो है उसकी बखत नहीं समझते। तो जो इसलिए अब आप सबको पता है कि अब आप अपनी जो है कुल मिला के, और दूसरी बात ये भी है कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान क्या है। नरेंद्र मोदी खुद को फकीर कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा, तो फकीर का व्यक्तिगत नुकसान क्या होता है? मतलब व्यक्तिगत नुकसान है कैसे, इसका मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत नुकसान क्या है? लाभ है, नुकसान छोड़ दीजिए, लाभ है। फकीर की कोई जवाबदेही नहीं है, फकीर तो फकीर है भाई। आप और हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम और आप गृहस्थ आश्रम में हैं। सनातन के हिसाब से हम और आपकी एक गृहस्थी है, बच्चे हैं, गृहस्थ आश्रम में है ना हम लोगों की जवाबदेही है। फकीर अगर जैसे हम कल से फकीर हो जाए, हम हमारी क्या जवाबदेही बचेगी बताइए आप? नहीं तो आप अगर फकीर हैं, पर अगर आप फकीर हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि मैं फकीर हूं, फिर आप कह रहे हैं मुझे कोई भी व्यक्तिगत नुकसान हो जाए पर मैं किसानों का कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, तो ये क्या, कौन सा व्यक्तिगत नुकसान? मतलब ये डायलॉग बाजी जो है ना, कुल मिला के बात ये है कि ये कहाँ से सोचा गया और कैसे सोचा। मतलब मैं हमेशा सोचता हूँ कि नरेंद्र मोदी का जो स्पीच राइटर है वो बेचारा उसके मानवाधिकार क्या होते होंगे कि भाई तू मतलब कैसी चीजें बोल रहा है, तुझसे कैसी चीजें लिखने के लिए कहा जा रहा होगा। विरोध है ना, मेरी कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, मतलब मेरे को व्यक्तिगत नुकसान कर दो, तो व्यक्तिगत नुकसान क्या है आपका भाई? आप नहीं, इसमें भी अंतर्विरोध हो गया। देखो वो सही कहा कि अब फकीर का क्या होगा नुकसान,
फकीर का क्या नुकसान, मतलब नंगा क्या नहाएगा क्या निचोएगा वाली बात है ना। तो फकीर फिर ये मतलब कहना क्या। आप मेरा व्यक्तिगत नुकसान कर दो, तो मैं किसान नुकसान होने नहीं दूंगा, तो फिर मतलब, तो वही मैं कह रहा हूँ कि घुमा फिरा के उलट फेर के साफ बात न कर पाने के कारण 11 साल का मोदी जी का एक हासिल बड़ा ये है कि आपकी बातों को कोई गंभीरता से लेने में अब लोगों को दिक्कत होने लगी, और इसलिए आप उसका इस्तेमाल बचने के लिए तो कर सकते हो अपनी जिम्मेदारियों से और अपनी जवाबदेहियों से, अपने खुद के कहे हुए वादों और दावों से, पर दरअसल उसके बाद जो है हर बार जब भी बोलेंगे तो आपको ज़्यादा कंसेशन या डिस्काउंट के साथ देखा जाएगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उसका सच से बहुत अधिक वास्ता पहले जैसा, या पहले जैसा लगता था वैसा अब नहीं लगता। सच तो शायद पता नहीं तब भी था कि नहीं था। और ये नहीं नहीं किसी भी, और ये तुम राजेश आप जो बात कह रहे हैं कि ये राजनीतिक है, तो राजनीतिक चुनावी है ये राजनीति, क्योंकि अच्छी राजनीति भी ये नहीं है। अच्छी राजनीति वो होती है किसी भी लोकतंत्र में कि जहां पे आप जो बात कहते हैं उसके मतलब होते हैं, और उसका मतलब देश के लिए होता है, देश के भले के लिए होता है, देश की तरक्की के लिए होता है, और देश में सारे लोगों के लिए होता है। तो ये हम इन 11 साल की राजनीति में देख सकते हैं, चाहे वो आर्थिक असमानता बढ़ी हो, चाहे वो सांप्रदायिकता बढ़ी हो, चाहे सामाजिक असमानता बढ़ी हो, हर तरह से आप देखो, चाहे युवाओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो देखो, इस देश में आधे लोग जो हैं वो 30 साल के नीचे हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो देखो, तो सब कुछ देख के लगता है कि विश्वविद्यालयों में जो हो रहा है वो देखो, तो लगता है कि दरअसल आपका कोई ऐसा आशय था ही नहीं कि इसको, इन सब चीज़ों को लेके कुछ बड़ा काम करना है। आप सिर्फ हवा में बातें करते रहे हैं, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत की बात है, चाहे वो मेड इन इंडिया की बात है, चाहे वो स्किल अप इंडिया की बात है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया की बात है, सब कुछ औंधे मुंह गिरा है जाके नीचे। और वो अब समय आने लगा है कि जहां पर इस बात को स्वीकार करना, न स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दरअसल अब तो आप कांग्रेस का एजेंडा लागू करने में लग गए हैं, जो कि उन्होंने वो जिसको लेकर वो चुनाव में आए थे, और जिस चुनाव को लेकर अब बहुत गंभीर सवाल उठने लगे हैं, खासतौर पर जिस पार्टी का आप मैनिफेस्टो लागू कर रहे हैं, वही पार्टी ये भी कह रही है कि आप जो है चोरी से चुनाव जीत कर आए। हाँ हाँ, कांग्रेस कह रही है इस बात को कि भैया आप जो है चुनाव को चुराया है आप। जी। हाँ बिल्कुल, मुख्य विपक्षी दल है वो यही कह रहा है वो। तो क्या है कि वो अब जैसे 100 स्मार्ट सिटी वाली जो वो हम बात कर रहे थे ना, कि 100 स्मार्ट सिटी वाली पुरानी बात है, अब वो चली गई। मोदी जी तो ये बता भी चुके हैं, ये मतलब जो ये बेरोजगारी का वो ले आए हैं, मतलब 1 लाख करोड़ का प्रोविजन करने जा रहे हैं, लेकिन वो पहले ही बता चुके हैं कि भाई आप पकौड़े की दुकान खोल लीजिए, कोई काम की कमी थोड़ी है। तो जो हमने जो बात की अभी यूनिवर्सिटीज की, विश्वविद्यालयों की, कॉलेज की और इसकी और उसकी, उसका कोई मतलब है नहीं, मतलब मायने। जब पकौड़े की दुकान ही खोलनी है तो फिर वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और आईआईटी और फलाना ठिकाना, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता ना। आप स्वावलंबी बनिए, आप आत्मनिर्भर भारत जो बनना है वो ऐसे ही बनना है। पकौड़े के साथ तो साथ बात, उन्होंने मोटापे के बारे में भी बात की। अब मतलब जो पकौड़ा बेचेगा तो कोई पकौड़ा खाएगा तभी पकौड़ा बेचेगा, जो पकौड़े खाएगा तो मोटा हो जाएगा। मोटा हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मोटापे पर भी कंट्रोल, पकौड़े भी बेच रहे हैं और मोटापा भी कम रखना है देश में। तो ये जो नया एक और अंतर्विरोध नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में जोड़ा है, जिस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अच्छा याद दिलाया, ये अच्छा याद दिलाया मोटापा, और ये मतलब पकौड़ा मैंने याद दिलाया तो आपने जो है वो मोटापे की याद दिलाई। उन्होंने अपनी स्पीच में पकौड़ा, मोटापा और तेल का तक जिक्र किया है। तेल, बोले तेल जो है वेजिटेबल जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, उसमें आप इतना 10% 20% कितना कम इस्तेमाल करिए। ये तक देखिए, चिंता का आप स्तर देखिए कि जो मानवीय चिंता है कि आप मतलब अगर आपका वजन कम होगा तो आप सेहतमंद रहेंगे और आप मतलब सक्रिय रहेंगे, तो इसलिए आप तेल कम खाइए, उसकी 10% मात्रा कम कर दीजिए। अब लेकिन फिर देखिए अंतर्विरोध आ गया यहाँ कि अब पकोड़े तेल में ही तलते हैं। और आप ये पकौड़ा देखिए क्या होगा? मजेदार, तेल लोग कम खाएंगे तो पकौड़ा नॉमिक्स का क्या होगा?
तो ये नहीं, फिर आप तेल की आप लोगों से आह्वान कर रहे हो, मोदी जी आह्वान कर रहे हैं कि 10% कम कर दीजिए तेल की उसमें उपभोग में। तो फिर ये आगे अंतर्विरोध आ गया कि नहीं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि पकौड़ा की दुकान खोल लीजिए और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं तेल कम खाइए। तो आप क्या करे, आदमी पकौड़ा तलने वाला पकौड़ा तले और खाने वाला ना खाए, तो मतलब क्या क्या है क्या ये? तो ये जो है वो ये बड़ा लोग जस्ट लोग थोड़ा सा तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब हालांकि गंभीरता से लेने लायक भाषण नहीं है, पर हमें इसलिए इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस बारे में बोल रहा है, और वो जो बोल रहा है उसकी जो अगर आप उसको समझने की कोशिश करो इसका अर्थात क्या है, जो कि हम और राजेश कोशिश करते हैं कि इसका अर्थात समझने की, तो वो मुझे मुझे अर्थात लगता है खासा कंफ्यूज एक करने वाला है सारा जो है। एक चीज में इसमें और कि मुझे लगता है कि मोदी जी बीच बीच में इसको शायद हो सकता है कि वो जानबूझ के, जो स्क्रिप्ट राइटर की हम बात कर रहे थे, हो सकता है कि जो है उसमें ये चीज रखी जाती हो कि मतलब इसको समय समय पे ऐसा कुछ दे दो ताकि उस पे जो है बातचीत होने लगे। बस जैसे उन्होंने वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी और वो कबीर दास, गुरु नानक और वो सब लोगों को एक जगह पे बैठा दिया था, बातचीत कर रहे थे वो। वो सब तो वो मतलब ये जो 11 सालों में जितना गल्प वहां से पीएमओ से आया है, प्रधानमंत्री कार्यालय से जितना गल्प और जिसको कहते हैं कि फिक्शन फैंटेसी जो वहां से आई, तो अपने आप में एक बहुत जिसको बोलते हैं कि रिच साहित्य भी है, रिच लिटरेचर है, जो कि जिसको लेकर अगर कोई लिखा जाए तो उसको कोई छोटा मोटा अवार्ड तो उनको भी मिल सकता है, मतलब बड़े बड़े अवार्ड भले ना मिले इस तरह के साहित्य के, कि जहाँ पे उन्होंने इस तरह की बातें की कि चाहे वो विज्ञान कथाएं सुनाई उन्होंने कि गटर गैस से जो है चाय बन रहा था, या फिर वो जो बादल पुलवामा पुलवामा के समय बादलों का जो बेनिफिट लेने की जो बात थी, फिर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कहा था कि कहाँ हवा से कुछ शक करके पानी बन जाएगा, या कुछ किसी विदेशी वैज्ञानिक से बात कर रहे थे जो कि हंस रहा था हमारे प्रधानमंत्री पर उस वीडियो चैट में, जिसको उन्होंने बहुत ही गर्व से पूरे देश के साथ साझा भी किया। तो गल्प कई तरह के कहे जाते हैं, और जो कि अगर हम क्योंकि शायद या तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लोग शायद इस पर ध्यान ही नहीं देते, जो कि ये बात भी सच है कि हम ये इतना बोल चुके हैं, इतना कुछ हो चुका है कि अब लोगों को ध्यान देना ही बंद कर दें कि ठीक है बोल रहे हैं बस उतना काफ़ी है। अगर वो बोल रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के ठीक से ही बोल रहे होंगे, और मोदी है तो मुमकिन है, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं इस देश में, तो वो भी एक फैक्ट है। पर दरअसल हम जो है पूरी दुनिया में, क्योंकि देश में तो शायद अब लोगों को बुरा लगता है अगर पर पूरी दुनिया में भारत का एक तरह से मजाक उड़ रहा है, जिसको लेकर हम सबको शायद गंभीरता से सोचना चाहिए। इस भाषण की गंभीरता को हम बहुत अधिक माने या ना माने। राजेश आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं केवल इतनी सी बात कर रहा था कि एक तो हमको ये भी थोड़ा इस बारे में भी सोचना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि वो अकेले करें क्या, मतलब वो सब काम तो वही कर रहे हैं ना। एक तो सारा काम मतलब उन्हीं के हवाले है। वो छोटी सी कोई भी कार्यक्रम हो, कोई घटना हो, कोई इवेंट हो, कोई ट्रेन को झंडी दिखानी हो, पुल का उद्घाटन करना हो, शिलान्यास करना हो, मतलब हर काम जो है वो उन्हीं के जिम्मे है। तो इस चक्कर में वो जो है ये सारी चीजें हो जाती हैं मेरे ख्याल से, और फिर वो उसका जो है लोग अपने अपने ढंग से लेते हैं, कुछ लोग आनंद। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि वो आदमी मतलब इतने अधिक चीजों को अब श्रेय तो उन्हीं को जाना है हर चीज के लिए। खासतौर पर जो भी नई चीज जो चीज सोची, जो स्पीच दी, ये जो नए नए जुमले उछाले, नए दावे किए, नई नई चीजें की, तो श्रेय लेने का काम तो उनका है। दिक्कत इस सरकार की ये भी है कि उसमें जो जब वो चीजें वैसी होती नहीं, जो कि ज्यादातर चीजें नहीं हुई वैसे जैसे कि उन्होंने कहा था, या जिनका श्रेय लेने की उन्होंने कोशिश की, तो उसका जो ठीकरा किसी पे वो भी कोई तय नहीं किया कि ठीकरा किस पे फूटेगा। तो ठीकरा हर बार जाके वो नेहरू जी पे टूटता है जाके कि उन्होंने ऐसा ऐसा वहां पे नहीं किया था इसलिए ये होता है। तो और अब फिर ये है वो कि हम 11 सालों में इतना स्वावलंबी तो बीजेपी को हो जाना चाहिए था, या पार्टी को, या उनके जो एडवाइजर्स हैं आरएसएस में, कि भाई अब आप जो है ठीकरा अपने ही किसी व्यक्ति पे क्यों नहीं फोड़ते, खुद पे नहीं फोड़ सकते, क्योंकि जाहिर तौर पे मोदी जी की अपनी मजबूरियां कि खुद जो मैंने जो काम कहा और नहीं हो पाया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मेरा काम था कि स्पीच देना, झंडा हिलाना, मैंने वो सब चीजें की। मैंने युद्ध छेड़ दिया, मैंने बहुत सारी चीजें कर दी उन्होंने,
पर उसका जो जब वो चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसे कि उम्मीद थी या जैसे कि वो दावे कर रहे थे, उसका ठीकरा उनको किसी पे तो फोड़ना चाहिए जो कि और ये तय करना चाहिए कि वो नेहरू के अलावा अब वो उनकी पार्टी या उनके सरकार का भी हो सकता है जिस पे हम ठीकरा फोड़ें। तो वो अभी तक उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की है। मेरे ख्याल से ये बची हुई उनकी लिस्ट में काम होना चाहिए अब जो है। इसमें भी एक और दिलचस्प बात है कि वो ये भी पिछले इलेक्शन में हमने देखा, जनरल इलेक्शन में, वो शायद बनारस का है वो दृश्य कई सबने देखा होगा कि वो उसमें भी उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो जब से उनकी परम आदरणीय माता जी का देहावसान हुआ है, तब जब तक माता जी थी तब तक उनको ये लगता था कि वो बायोलॉजिकल हैं। उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद उनको ये लगा है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, उनको सीधे परमात्मा ने भेजा है उनको। तो यहाँ भी देखिए वो उन्होंने ये बता दिया है कि इसमें भी उनका कोई नहीं है लेना देना, दोष। अगर आप जैसे वो जो फोड़ने वाली बात कर रहे थे ना, आपके किसी पे तो ठीकरा फोड़ना, तो उसमें भी वो उन्होंने अपने आप को सेफ कर लिया है, वो ये बता के कि भाई हमको तो भेजा गया है, हमको परमात्मा ने भेजा है। मतलब हालांकि इस बात का तो चार्ल्स डार्विन को भी एहसान मानना चाहिए कि अभी तक वो एनसीईआरटी में है। यहाँ पे ये सब जब होने लगे कि किसी देश का जो प्रधानमंत्री इतना दैवी है और नॉन बायोलॉजिकल है, तो डार्विन को और बहुत सारे और जो विज्ञान के लोग हैं जिनको, तो उन सबको भी शायद ये सोचना चाहिए कि वो अभी तक एनसीईआरटी और पाठ्य पुस्तक किताबों में क्यों हैं। हम जो है, और फिर अभी भी जाके हम जो है नींबू मिर्ची फोड़ के ही अगर हम सबका कर सकते हैं या गौमूत्र पी के ही जाके हम युद्ध लड़ सकते हैं, तो हमें रफाल की क्या जरूरत कर जाए। तो कितना महंगा जहाज भी लिया और वो ठीक से लड़ भी नहीं पाया उस समय वहां पे। तो खैर हम लोग शायद ज्यादा इस बारे में बात कर रहे हैं जो उनके भाषण के स्कोप से आगे की थी, पर क्योंकि जब हम बात करने निकलते हैं तो फिर वो बहुत सारी और भी चीजें जो हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं दरअसल उस भाषण से, और उस भाषण के पीछे के जो प्रतिबिंबित होता है, जो प्रतिनिधित्व करता है 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री के भाषण से, तो उसको लेकर ये बातें शायद करनी हमें लगता था कि जरूरी है। हो सकता है कि आपने वो भाषण सुना हो, और मैंने वो पढ़ा है भाषण, क्योंकि वो सुनने में कई बार चीज़ें छूट जाती हैं, तो मैंने पढ़ा और उसको मुझे लगा कि ये इसको लेकर ज़रूर है बात करना, इसमें हम कई चीज़ें रेखांकित कर सकते हैं, और ये अंतर्विरोध जो है और जो दोहरे मापदंड हैं और ये जो कमज़ोरियाँ हैं अब उनकी वो दिखलाई देने लगी हैं, जो कि, और वो दरअसल हमको ये समझना चाहिए कि एक व्यक्ति की जो सीमाएं हैं वो देश की सीमा नहीं बननी चाहिए, और उसको लेकर हमें सोचना चाहिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ इस बारे में बातचीत भी करनी चाहिए। साथ में ये तो हम देख ही रहे हैं कि जो सबसे बड़ी विभीषिका जिससे जो सबसे बड़ा सवाल जो बहुत से लोगों के जहन में इस समय है, जो वोट चोरी को लेकर है, जिसके बारे में उन्होंने कुछ भी आश्वस्त करने की कोशिश नहीं की हम सबको कि ये देश जो है जिन मूल स्थापनाओं पे शुरू हुआ था आज़ादी के बाद, वो आगे भी वैसा ही चलता रहेगा। इस बातचीत में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। राजेश, आपका बहुत धन्यवाद, और हम आगे भी इस बारे में बातचीत करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा भी करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक धनवान ने आज अपना धर्म छोड़ दिया, आज एक भूखे ने फुटपाथ पे दम तोड़ दिया। आज तनख्वाह बढ़ी है तो है मजदूर मगन, कल से हो जाएगा बाजार में महंगा राशन। बाबूजी जाएंगे दफ्तर को पकौड़े खाकर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।